All these stories, incidences, names and figures mentioned in the podcast are sourced from the information available in the public domain. We don't claim the authenticity of any of them. Listener discretion is advised. Thank you and enjoy the podcast. Imagine this. Your company is dying. आपका ब्रांड बंद होने की कगार पे है. सेल्स दिन ब दिन नीचे जा रहा है. आपके कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट को कैप्चर कर लिया है. आपका हर डिसीजन आपकी कंपनी के लोग शक की नजर से देखे जा रहे हैं. सबने अपनी होप्स छोड़ दी है. आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको फोर्स कर रहे हैं टू शट डाउन द कंपनी. और इन सब के बीच आप एक ऐसा डिसीजन लेते हो जहां ना सिर्फ आप आपका सब कुछ दांव पे लगा देते हो, ये डिसीजन की फेल होने से सब कुछ तबाह हो जाएगा. अ डिसीजन दैट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग और मेक अ हिस्ट्री. आज ब्रांड टेल्स में एक ऐसे ब्रांड की एक ऐसी मजेदार कहानी दैट डिफाइड ऑल ऑड्स. एक ऐसे ब्रांड की कहानी जिसने कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप्स लिए जिस वजह से पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना. और ये बोल्ड स्टेप्स लेने का इंस्पिरेशन आया खुद इस ब्रांड से. That stands for its sturdiness, its reliability and its strong brand personality. आज बात करेंगे हम the cult, the humongous, the legendary motorbike brand Royal Enfield की, that went from a brink of extinction to becoming the king of Indian roads. So sit back and enjoy the ride. Radio City Brand Tales. आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट, जहां मैं अतीक आज एक ऐसे ब्रांड की कहानी लाया हूं जो अपने आप में एक लेजेंड है. और ये ब्रांड मेरे लिए पर्सनली भी खास है क्योंकि बचपन से मुझे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का एक फैसिनेशन था. और बस कुछ ही सालों पहले आई बॉट माई फर्स्ट रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350. 1851 में यूके के रेडिच शहर के जॉर्ज टाउनसीड ने अपना एक बिजनेस खोला, सिलाई की मशीन्स और साइकिल के पार्ट्स बनाने का, जिसने 1955 में मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनर करके एनफील्ड ऑफ इंडिया नाम के कंपनी की शुरुआत की, जो चेन्नई से 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल्स असेंबल करती थी. साल 1962 तक आते आते रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्शन इंडिया में होने लगा. उधर आजादी के बाद इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस एक ऐसे व्हीकल की तलाश में थी जो उनकी आइडेंटिटी, उनकी इमेज से मेल खाती हो, which was strength, power and strong authority. And Royal Enfield stood for all of this and more. इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस ने रॉयल एनफील्ड को अपना लिया, जहां रॉयल एनफील्ड became not just a status symbol but also a status of strength, determination and loyalty. Riding a bullet meant power. आने वाले 30 साल रॉयल एनफील्ड के सुनहरे दिन थे, जहां उनकी रॉयल एनफील्ड बुलेट एक बड़ा ब्रांड बन गई. 1990 के आते आते हमारा देश एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस या कहे तो आर्थिक मंदी से गुजर रहा था. उस टाइम पर हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्लोज थी, जहां मेजॉरिटी सेक्टर अभी भी गवर्नमेंट हैंडल कर रही थी. किसी भी नए प्लेयर को इंडियन मार्केट में घुसना काफी मुश्किल था. वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में कई उतार चढ़ाव आ रहे थे. यूएसएसआर टूट गया था, जिस वजह से अमेरिका अकेला सुपर पावर रह गया था. उधर हमारी पॉलिसीज वे नॉट वेरी फ्रेंडली कि हम वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन ले सके. इन शॉर्ट, हमारे देश को एक मेजर रिफॉर्म, एक बड़ा कदम लेना था चीजें बदलने के लिए. 24 जुलाई 1991 की सुबह, जगह द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. उस टाइम के वित्त मंत्री लेट श्री मनमोहन सिंह जी ने अपने बजट स्पीच की पहली लाइन कही, लेट द होल वर्ल्ड हियर इट लाउड एंड क्लियर, इंडिया इज नाउ वाइड अवेक. पूरी दुनिया से कह दो कि वो ध्यान से सुने, भारत अब जग गया है. ये वो आइकॉनिक लाइंस थी जहां मनमोहन सिंह जी ने इंट्रोड्यूस किया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. जब हमारे देश को इस लिबरलाइजेशन से काफी फायदा मिला, वहीं दूसरी ओर रॉयल एनफील्ड को इसका एक नेगेटिव साइड फेस करना पड़ा.
मार्केट्स ओपन होने के चलते हमारे देश में कई सारे जापानीज ऑटोमोबाइल मेकर्स ने कदम रखा। साथ ही कई बाइक मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि हीरो ग्रुप ने जापानीज ऑटोमोबाइल मेकर्स होंडा के साथ कोलैबोरेट करके हीरो होंडा लॉन्च किया। वहीं दूसरी ओर टीवीएस ने सुजुकी के साथ कोलैबोरेट करके टीवीएस सुजुकी लॉन्च की। ये सारी बाइक्स की खासियत थी कि वो सस्ती थी, फास्ट थी और यंगस्टर्स को अपील करने वाली स्लीक डिजाइन वाली थी। पर सबसे बड़ी बात थी, ये सारी बाइक्स वेर मोर फ्यूल एफिशिएंट देन एनी। 1980s के एक मिडिल क्लास इंडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडियन को स्कूटर पे बैठा दिखाया जाता था। 1990s के इंडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ट्रेंडी स्लीक बाइक पर बैठा दिखाया जाता है। धीरे धीरे ये स्लो, हेवी और आउटडेटेड रॉयल एनफील्ड बाइक्स रिप्लेस होने लगी विद दीज ट्रेंडी, फास्ट, फ्यूल एफिशिएंट एंड यंगस्टर्स को टारगेट करती जापानीज बाइक के साथ। धीरे धीरे सेल्स ड्रॉप होने लगे। एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था जब साल के सिर्फ 2000 रॉयल एनफील्ड्स बाइक बिक रही थी। द वंस पावरफुल बुलेट वॉज नाउ ए रेलिक ऑफ द पास्ट। सिचुएशन इतनी खराब थी कि वो टाइम पर मैकेनिक्स भी रॉयल एनफील्ड को हाथ लगाने से घबराते थे क्योंकि बाइक के पार्ट्स आउटडेटेड हो गए थे। बस अब कंपनी बंद होने के कगार पे थी। 1994 में कुछ अनोखा हुआ। रॉयल एनफील्ड की तरह ट्रैक्टर्स और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइशर भी अपने प्राइम से अब एक स्ट्रगलिंग कंपनी के लिस्ट में आ गई थी। आइशर ने रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया, यानी एक स्ट्रगलिंग कंपनी ने दूसरी स्ट्रगलिंग कंपनी को बाय आउट कर लिया। आइशर के 15 और छोटे छोटे बिजनेसेस थे और ये सारे बिजनेसेस वेर ऑलमोस्ट रनिंग इनटू लॉसेस। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ये डील को सुसाइडल डील करार दिया। साल 2010 में आइशर के ओनर विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने कदम रखा। सिद्धार्थ लाल पहले से ही मोटरसाइकिल्स में दिलचस्पी रखते थे। मोटरसाइकिल्स वेर हिज पैशन, स्पेसिफिकली द रॉयल एनफील्ड बुलेट। मोटरसाइकिल्स के प्रेम के कारण सिद्धार्थ लाल हैड अ फेयर आइडिया अबाउट मोटरसाइकिल्स और उनका ये ब्लाइंड फेथ था कि द रॉयल एनफील्ड बुलेट इज वन गुड प्रोडक्ट। एक बोर्ड मीटिंग में सारे बोर्ड मेंबर्स ये कंक्लूजन पे आए कि आइशर को अपना ध्यान ट्रक्स और ट्रैक्टर्स में लगाना चाहिए, ना कि ऑन अ डाइंग इंडस्ट्री लाइक मोटरसाइकिल। द मोटरसाइकिल आर्म ऑफ आइशर नीड्स टू बी शट ऑफ इमीडिएटली। जल्द ही सिद्धार्थ लाल ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया। 15 में से 13 बिजनेसेस को शट डाउन कर दिया और अपना सारा फोकस रॉयल एनफील्ड पे लगाया। हर कोई एक शॉक में चला गया था। पर सिद्धार्थ के सामने अब एक मेजर इशू था कि बोल तो दिया गया है कि हम पूरी एनर्जीज रॉयल एनफील्ड बाइक में लगाएंगे, पर करना क्या है उसका कोई आइडिया ही नहीं था। वहीं दिन ब दिन ये ट्रेंडी फास्ट बाइक्स मार्केट कैप्चर करती जा रही थी। अब रॉयल एनफील्ड के सामने सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। या तो वो अपनी पुरानी छवि, अपनी पुरानी इमेज को छोड़कर ये जापानीज बाइक मेकर्स की तरह ट्रेंडी, फास्ट, फ्यूल एफिशिएंट बाइक बनाना शुरू कर दे, या फिर अपनी इमेज को, अपने विश्वास को बरकरार रखे और रॉयल एनफील्ड को रीब्रांड करे। सिद्धार्थ लाल ने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया। Instead of competing with these sporty Japanese bike, they embraced the old world charm. रॉयल एनफील्ड ने चुना द बेस्ट ऑफ द बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स। जहां एक और उन्होंने नए, मोर फ्यूल एफिशिएंट और स्मूदर इंजिन्स को चुना, वहीं दूसरी ओर अपनी बाइक के डिजाइन को ऑलमोस्ट जरा सा भी नहीं बदला। पर जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला वो था टू कीप द थंडरिंग साउंड एज इट इज। हर रॉयल एनफील्ड या इवन रेगुलर बाइक चाहक को ये पता है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक का आवाज, उसका साउंड डिस्टिंक्ट है, अलग है, यूनिक है। रॉयल एनफील्ड ने ये साउंड वैसे का वैसा ही रखा। साल 2010 में आया एक और मास्टर स्ट्रोक, द लॉन्च ऑफ द क्लासिक 350, जो बाय द वे मेरी बाइक भी है। द क्लासिक 350 आज एक लेजेंडरी बाइक गिनी जाती है, जहां रॉयल एनफील्ड ने न सिर्फ अपने रॉयल एनफील्ड बुलेट का रफनेस, वाइब्रेशंस को स्मूथ करके एक कंफर्टेबल राइड का एहसास दिया, उन्होंने बुलेट का वही ग्रैंडियर, वही टफ इमेज को क्लासिक 350 में बरकरार रखा।
रातों रात इट एक्सप्लोडेड इन पॉपुलैरिटी। आगे चलकर इसी क्लासिक 350 ने नए वेरिएंट्स निकाले, नए कलर्स और फीचर्स निकाले। साल 2000 में रॉयल एनफील्ड ने 2000 बाइक्स बेचे। साल 2015 में 5 लाख बाइक्स पर ईयर का टारगेट अचीव किया और अब दे सेल अ वॉपिंग 8 लाख बाइक्स एनुअली। साल 2018 में रॉयल एनफील्ड बिकेम द बिगेस्ट मिड साइज मोटरसाइकिल ब्रांड इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन और अपने आफ्टर सेल सर्विस पे और ध्यान दिया। आज रॉयल एनफील्ड हैज इट्स ओन कल्ट स्टेटस। एक अलग ही पहचान है रॉयल एनफील्ड की। आज भी जब कोई रॉयल एनफील्ड लेकर निकलता है तो 10 लोग मुड़ के देखते हैं। रॉयल एनफील्ड का यह रुतबा है कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी हार्ले डेविडसन को भी इंडिया में अपने पैर जमाने में तकलीफ हो रही है। रॉयल एनफील्ड एक ऐसा नाम जो एक टाइम पर बंद होने के कगार पे था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द sheer ट्रस्ट एंड बिलीफ ऑफ वन पर्सन, सिद्धार्थ लाल, आज सिर्फ इंडिया का ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक हो गया है। This was the brand tale of Royal Enfield. I am Atik and you were listening to Radio City Brand Tales.